हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप कोई भी एग्ज़ाम दिखा दीजिए, ठीक है। टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सी टेट हो, एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, एस टेट हो, बी टेट हो, एच पी टेट हो, पी टेट हो, मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, हर एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों बुद्धि से आता है, इंटेलिजेंसी से आता है। आप सभी लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले एक बार जय हिंद लिखें। सभी भाई बहन जय हिंद लिखें, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टाइप का आपको घंटी वाला बटन देखिएगा, उसको जरूर दबाएं। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी तो, ठीक है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों को पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो बताइए दोस्तों, अंतर वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, बताएं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करें कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो ध्यान रखिए, स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना। देखिए, सबसे पहले अंतर वैयक्तिक का मतलब समझिए, ठीक है। अंतर वैयक्तिक का मतलब होता है एक दूसरे से को रिलेट करना। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी भाई बहन आज सी टेट की बात नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप ओनली फोकस रखिए अपनी स्टडी पर। एग्जाम हमारा जब होगा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अगर तैयारी फुल है ना, तो हमें किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप ओनली फोकस रखिए हमारी स्टडी पर, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है सी टेट का, उसमें 105 प्लस स्कोर कराना है, तो उसको हम बिल्कुल कराने के लिए तत्पर हैं दोस्तों, और फुल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, बताइए, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के जो क्वेश्चन है ना, एकदम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से कोई भी प्रश्न ना पता हो तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। तो यदि नहीं पता है तो ध्यान रखिए, गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जी हाँ, बताएं। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, और उनका जो बुद्धि संबंधी जो मॉडल था उसमें कितने थे तो 120, कितने 120 खाने उन्होंने बताए थे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, स्लाइड को छोटा कर दिया है, अब आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कि एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है दोस्तों? विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है, यह निर्णय किया जा सकता है। प्रतिभाशाली, अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं। पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है। अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है दोस्तों, विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है यह निर्णय लेने के लिए, क्या यही निर्णय ले सकते हैं हम? बताइए। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल आपका सही है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, देख लेंगे, ठीक है। प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, इन सब के बारे में अलग अलग करके उनके बारे में पता करना ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन करना बिल्कुल गलत है। अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आपका जो अध्यापन कार्य होता है उसमें क्या करते हैं, उसको करने के लिए, अध्यापन कार्य को अच्छे से करने के लिए उसे आधार बनाया जाता है बुद्धि परीक्षण का। उसके द्वारा हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है और उसे कितना सिखाने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं माना जा सकता दोस्तों? अब सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो यह आप कमेंट करें जल्दी से। मैंने आपको पढ़ाया है और आपको पता होना चाहिए कि आपका सीटेट में आपका बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो ये आपका हार्वर्ड गार्डनर ने, किसने? हार्वर्ड गार्डनर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हार्वर्ड गार्डनर। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अब उन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में? बताया कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि के कई सारे रूप होते हैं उन्होंने बताया। और उन्होंने जो बुद्धि के रूप बताए, कई सारे रूप बताए थे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। क्या यह हो सकता है दोस्तों? बताइए। जी हाँ, कमेंट करें। तो 7 प्रकार की तो बुद्धि ही नहीं बताई थी, तो ये कैसे हो जाएगा? बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जहां आपको केवल दिखे फटाक से काट दीजिए। इसमें आपको केवल दिखा ना, तुरंत काट दीजिए इसके लिए। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कभी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे जी फैक्टर, एस फैक्टर इनके द्वारा नहीं बताया गया था, वो बताया था आपके स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, जी और एस फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियाँ। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे लगता है, जी हाँ, यहाँ पर क्या है, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियां, मतलब इन्होंने बहुत सारी बुद्धियां बता दी, जिससे कि एक कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसीलिए क्या किया गया, इनके सिद्धांत को वैध नहीं माना गया। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है, कालाक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, कालाक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमित आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? जो सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, ये भी आपका गलत है। आपका जो सही है वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी आयु संबंधित है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न के लिए, यदि आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, बेसिक बुद्धि, ये बेसिक नहीं होगा, ये बेसिक होगा। ठीक है जी हाँ, बेसिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, अगर मैं इस प्रश्न की आपसे बात करता हूं तो, ठीक है, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यहां पर आपको मैंने अभी बताया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और दोस्तों, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार बताए थे, तो आप इनको ध्यान रखोगे। और खनिजों, पशुओं, पेड़ पौधों आदि को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो आपकी क्या कहलाती है? तो आपकी प्राकृतिक बुद्धि
बुद्धि कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक चीजें हैं ना ये वाली, आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो यहां पर जाइए आई बटन पर, ठीक है। यहां कोने में आपको आई बटन दिखेगा, और आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुबुद्धि सिद्धांत की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न के आज के जितने भी प्रश्न हैं, किसी भी प्रश्न को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आपके सीटेट में आने लायक हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है दोस्तों। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। क्या ये हो सकता है? और अगला है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतः क्रिया है। क्या ये सही हो सकता है? अगला है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमांक हैं। और लास्ट है आपका अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो दोस्तों बताएं कि कौन सा, आपको बताना है कि कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर गलत कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जहां आपको केवल दिखेगा वो आपका 99% गलत होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्या कहता हूं, 99% गलत होता है, लेकिन दोस्तों 1% तो फिर भी रह गया ना। तो 1% कभी सही भी हो सकता है, ठीक है ना। समझना है इस प्रश्न के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, ठीक है। इसमें बताया इसी तरीके से जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बुद्धि के बहुत सारे प्रकार बताए थे, और उन्होंने ये बताया कि हमारे जो मस्तिष्क होता है उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, और वो सभी क्या करते हैं, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से कार्य कराते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हो तो अपने भाई बहन अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको अगर फ्री बुक्स, नोट्स, PDF इत्यादि कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। देखिए जहां पर आपको नहीं दिखेगा वहां पर आप पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे, मैंने आपसे कई बार बोला है, ठीक है ना। तो यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। हमारी जो बुद्धि है उसी के अनुसार हम अपने आप को समायोजित करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। बुद्धि स्थायी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। अगर आज कोई इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं वो हमेशा इंटेलिजेंट रहेगा, इसीलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चीज याद रखिए, यदि यहाँ पर कुछ लोग क्लास को छोड़ के जा रहे हैं ना, क्लास को छोड़कर जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो लोग आज की क्लास को छोड़कर जा रहे हैं ना, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखना है, ठीक है। देखिए हमेशा कभी भी मैं ये
इस चीज़ पर फोकस नहीं करता कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन हाँ इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापक सिद्धांतों पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों बताइए? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर? तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जातीय विभिन्नताएं भी आ गया, इसीलिए गलत हो गया। बुद्धि के वितरण की बात होगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान रखना है, प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन औसत बुद्धि वाले अधिकांश व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि का वितरण है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने, डैनियल गोलमैन ने, विलियम स्टर्न ने, वाइगोस्की ने? प्रश्न को गलत मत करना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गलत हो भी जाए तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि की, ठीक है। जब संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का जो जन्म होता है वो संवेगों के द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि हमारे इमोशंस के से रिलेटेड भी होता है। ये किसने बताया? तो ध्यान रखिए, डेनियल गोलमैन ने, डेनियल गोलमैन ने बताया, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र डेनियल गोलमैन ने दिया था। और टर्मन की बात करते हैं तो टर्मन के बारे में आगे मैं बहुत सारा विश्लेषण करूंगा आपके लिए, तो टेंशन मत लीजिए। और वाइगोस्की के बारे में मैं आपके लिए पढ़ा ही चुका हूं। वाइगोस्की कौन है? तो बताइए, अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, और सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, आप सभी लोग जानते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक चीज याद रखेंगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख के रखा है कि जो हमारे गोलमैन जी थे, तो गोलमैन ने जो व्याख्या बुद्धि थी, क्या कहते हैं इन्होंने, संवेगात्मक बुद्धि दी थी, यानी कि इमोशनल आईक्यू, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, इन्होंने एक सूत्र दिया था, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को याद रखना है, इनका जो सूत्र था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब बात करते हैं, एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार काम करेगा? बहुत ही टफ प्रश्न होगा, आपको उलझाने के लिए प्रश्न को बनाया गया है दोस्तों। बताएं ये प्रश्न क्या हो सकता है? तो बताएं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो एक चीज बताइए कि बच्चे को पहले कहाँ ले जाया गया? तो आप कहोगे बगीचे में लेकर गए हम, ठीक है। और जब बगीचे में लेकर गए, उसके बाद में वहां से वापस आए, उससे कहा कि बेटा निबंध लिख के बताओ, हमने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, वहां कैसा था, किस तरीके का था। तो बच्चे की कौन सी बुद्धि कार्य करेगी? अरे अमूर्त तरीके से सीखेगा, उसके सामने नहीं है कुछ भी। अब उसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि अमूर्त होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो बकिंघम ने, किसने? बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कथन किसका है? जी हाँ, बताएं।
बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिए, यह जो कथन है वो है आपका टर्मन का। ठीक है, टर्मन ने कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, अब इन दोनों परिभाषाओं को आप देख लेंगे। यहां पर दोनों परिभाषाएं मैं आपकी एक ही बार में लगा देता हूं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस सीखिए। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो आपके जो बकिंगम थे, बकिंगम ने क्या कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा? बकिंगम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, लेकिन आपके जो आपके कौन थे, थोड़ा सा इसमें जी हाँ नीचे करना पड़ेगा, जी हाँ टर्मन, जी हाँ, आप देख सकते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा? तो आपको बकिंगम ने कहा। ठीक है, लेकिन बुद्धि अमूर्त विचारों में सोचने की योग्यता है तो वो टर्मन ने कहा। तो आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए और उसके बाद इन दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों परिभाषाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको, क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत पढ़ के आए हुए हैं। आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने चाहे डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, या फिर आपने बीएड किया हो, कुछ भी किया हो, तो इतना पढ़ने के बाद ज्ञान तो आपके पास पहले से ही भरपूर है। मुझे बस आपको एक सही राह देनी है, वो काम मैं आपके लिए भरपूर तरीके से करता हूं। ठीक है, तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं किसने किया। जहाँ सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है कि वो नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विनय ने किया था। ठीक है, विनय ने किया, कब किया? तो 1905 में पहला परीक्षण किया था, आप सभी लोग जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया? बताएं दोस्तों, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया दोस्तों? तो यहां पर ध्यान रखिए, बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु आता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं बुद्धि लब्धि में तो मानसिक आयु आता है। ठीक है, अब यहां पर कुशलता सूचकांक में भी आता है, मानव प्राप्तांक में भी आता है, लेकिन विचलन बुद्धि, ये आपका विचलन बुद्धि जो है इसमें आपका नहीं आता। तो आप सॉरी, इसमें नहीं आता, ये आपका महत्वहीन समझा गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर बताना चाहूंगा, यदि आपको नहीं पता है तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे किसने दिया? विनय ने दिया। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत आपका किसने दिया? तो आप कहोगे द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोगों का स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो आपको गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो विनय ने दिया था। ठीक है, और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो अभी बताया था स्पीयरमैन ने दिया। त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया था। और आपका बहुकारक सिद्धांत ये बच गया, ये किसने दिया? ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने बालुका सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत भी दिया और निरंकुशवादी सिद्धांत भी दिया, कई सारे इन्होंने नाम है इनके सिद्धांत के। ठीक है, और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक है, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? देखिए, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो आप कहोगे विनय साहब ने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बुद्धि शब्द का जनक कौन है? अंतर समझना है दोनों में कि बुद्धि शब्द का जनक कौन है। तो ध्यान रखिए, जब भी बुद्धि शब्द की बात होगी तो आप कहेंगे विलियम स्टर्न। कौन दोस्तों? विलियम स्टर्न ने बुद्धि शब्द के जन्मदाता हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अंतर समझना है, इन्होंने भी एक सूत्र दिया था। सूत्र क्या था? इनका सूत्र था मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसका सूत्र था? तो आप कहोगे विलियम स्टर्न का। ठीक है, लेकिन इसके बाद
टर्मन जी आए और टर्मन जी ने क्या किया, एक सूत्र बनाया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है, तो आप कहोगे विलियम स्टर्न है, लेकिन बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन है, तो आप कहोगे टर्मन है। दोस्तों अंतर समझ के दोनों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और नहीं पता हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बताना है इस प्रश्न के लिए कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं